Assalamu alaikum. Welcome to the Easiest Chemistry channel and I hope all of you will be fine and shine. और आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर 10 है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल लेक्चर है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत ईजी, हर चीज़ डिस्कस होगी, आपने इसको स्किप नहीं करना। चलिए हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लो जी, टॉपिक हमारे पास है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको एक डायग्राम में शो करवाऊंगा और आपने उसको बहुत अच्छे से नोटिस करना है, क्योंकि वो जो डायग्राम है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत नॉलेजेबल है और पूरे लेक्चर को ना वो आगे गाइड करेगी और बहुत अच्छा जो है ना उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजिंग है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम उस डायग्राम को जो है यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम हमारे पास आ गई। इस डायग्राम को आपने बड़े गौर से नोटिस करना है, बहुत ही नॉलेजेबल ये डायग्राम है। पूरा लेक्चर एक किस्म का इसमें समाया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको गौर से ज़रा अंडरस्टैंड करना है, समझना है। लो जी, देखें पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन, ये एलिमेंट्स ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे फिर हम नीचे आएंगे, जैसे हाल ही ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो वो ये ग्रुप बनते जाएंगे, यानी कि सोडियम वाला ग्रुप होगा, मैग्नीशियम वाला, एल्युमिनियम वाला, सिलिकॉन वाला, फास्फोरस वाला, सल्फर वाला, क्लोरीन वाला। अब ये पीरियड के एलिमेंट है, आपने इसको कौन से पीरियड के? 3 पीरियड के एलिमेंट्स, आपने इसको ज़रा गौर से नोटिस करना है। अब देखें बेटा कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, देखें कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। Na2O, ठीक है, MgO, देखें आयनिक बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे हैं और ये क्या होते हैं, ये मेटेलिक करैक्टर शो करवाते हैं। और जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते हैं ना, राइट साइड पे जैसे जैसे, तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? नॉन मेटेलिक करैक्टर में। तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इनके ऑक्साइड भी, इनके क्लोराइड भी, इनके ऑक्साइड भी और इनके क्लोराइड भी क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। और जैसे जैसे फिर मेटालिक से नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ हम मूव करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होते जाते हैं? कोवलेंट में इनके ऑक्साइड भी और इनके क्लोराइड भी किस में? कोवलेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, जिस तरह Al2O3, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, यानी कि जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और एसिड के साथ, दोनों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ज़रा आपने नोटिस करना है, नीचे ये वाला जो नीचे ट्रेंड अक्रॉस पीरियड 3 सोडियम से क्लोरीन तक, ये वाला, ठीक है। अब देखें तो आयनिक करैक्टर जो है वो, सबसे पहले मेटल्स आती हैं, तो आयनिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि मेटल से नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, तो देखें यहाँ पे आयनिक है, आयनिक इन नेचर है, तो फिर आगे किस में मूव कर रहा है वो? कोवलेंट में, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है आयनिक, क्योंकि कोवलेंट बन रहा है ना, आगे आयनिक से आगे कोवलेंट करैक्टर जा रहा है, तो इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है। इस तरह बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, देखें ये बेसिक है, ये वाला जिसको हम येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेसिक करैक्टर है। और बेसिक फिर आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है? एस्टिक में, ठीक है। यानी कि SiO2 P4O10 SiSO3 Cl2O7, ये तो ये बेसिक से एस्टिक में मूव कर रहा है, तो बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बेसिक करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। एस्टिक करैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में भी डिस्कस हो गया। अब यहाँ दरमियान वाला जो बॉक्स है उसको आपने नोटिस करना है, ये वाला देखिए, शुरू में क्या था कि आयनिक था, क्यों? क्योंकि फार्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए आयनिक। और कोवलेंट कैसे बनता है? फार्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। और एम्फोटेरिक जो रिएक्ट करता है विद बोथ एसिड एंड बेस के साथ, ठीक है। अब ये एंड वाला देखिए, ये वाला ऑक्साइड नेचर समरी, यानी कि शुरू में बेसिक ऑक्साइड था Na2O MgO, ठीक है। एम्फोटेरिक था Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एस्टिक जिस तरह SiO2 P4O10 SO3 Cl2O7, तो मूव कर रहे थे हम बेसिक से एस्टिक की तरफ। ये देखें यहाँ पे मूव कर रहे थे हम बेसिक से एस्टिक की तरफ। इस तरह क्लोराइड भी ऐसे ही, आयनिक शुरू में था, देखें क्लोराइड आयनिक शुरू में था, फिर आगे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कोवलेंट में, ठीक है। तो AlCl3 SiCl4 PCl5 SCl2 तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कोवलेंट करैक्टर के अंदर। ये पूरे जो टॉपिक है ना, ट्रेंड इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड एंड क्लोराइड, ये इसकी पूरी समरी है। और आप देखें, इसको कंक्लूड दोबारा कर देता हूँ मैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर पहले सारा ये मूव कर देता हूँ।
कि बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, लेफ्ट साइड मेटालिक करैक्टर है और इधर नॉन मेटालिक। और मेटालिक क्या बनाते हैं? आयनिक, बेसिक, उसके ऑक्साइड भी, क्लोराइड भी, ठीक है, आयनिक, बेसिक, उसके ऑक्साइड भी और उसके क्लोराइड भी। फिर जैसे हम मूव करते हैं राइट साइड की तरफ तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो कोवलेंट के अंदर, ठीक है, उसके ऑक्साइड भी और उसके क्लोराइड भी कोवलेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब हम जो बुक है उसके जो पेजेस हैं उसको डिस्कस करेंगे और ये डायग्राम हमारे साथ साथ चलेगी। गॉट इट? ये डायग्राम हमारे साथ साथ चलेगी जी। ये मेरा ख्याल पहला तो हो गया आपका ये वाला कि ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 2 3 ये मोर आयनिक, देखें मोर आयनिक, ठीक है। एंड दीज ऑक्साइड एग्जिस्ट एट जॉइंट आयनिक लेटस, बहुत बड़े बड़े लेटस बना के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान में, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान में। और जो ऑक्साइड होते हैं ग्रुप 4 5 6 7, ये जो 13 सिलिकॉन वाला 14 15 16 17 सिलिकॉन जो एलिमेंट्स हैं ये पूरा ग्रुप है, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोर वाला जो ग्रुप है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर वाला जो ग्रुप है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी बेस पे हम ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 4 5 6 7 कह रहे हैं, ठीक है। और ये देखें आयनिक से फिर आगे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कोवलेंट, कोवलेंट, कोवलेंट के अंदर, ठीक है बेटा। दीज ऑक्साइड एग्जिस्ट एज कोवलेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल विद वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आयनिक जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज में, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि आयनिक से कोवलेंट जो करैक्टर है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? उसकी रीज़न क्या है? ये वाली, ये जो ट्रांजिशन है ये क्यों बदल रही है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और आयनिक करैक्टर डेफिनेटली फिर वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह से अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ऑक्साइड हो गए। अब सिमिलर टू ऑक्साइड क्लोराइड ग्रुप 1 2 3 ये प्रीडोमिनेटली क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया नीचे, ठीक है। इस डायग्राम को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है जी, और इस डायग्राम को भी हम साथ लेके चलेंगे। ये हो गया जी हमारे पास। अब हम क्लोराइड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये ले, अब देखिए जी, वो कह रहा है कि क्लोराइड ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 4 5 6 7 आर कोवलेंट। ये देखिए 4 5 6 7 ये तो क्या है? क्लोराइड भी इसके कोवलेंट, क्लोराइड भी इसके क्या है? कोवलेंट। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, ये फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ये डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम देख लेते हैं ऑक्साइड भी हो गया, इसको भी साथ साथ लेके चलना है हमने, ठीक है जी। इंशाल्लाह हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड के ऊपर आ जाते हैं बेटा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड देखें। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि जब ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो हम उसको कहते हैं वो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स इज डन इन टू न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक, एस्टिक। किसके ऊपर बेस करते हैं ये? बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? इज एन ऑक्साइड डैट व्हेन कंबाइन विद वाटर एंड गिव्स ऑफ अल्कली, यानी कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कली देते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड। देखिए मेटल सोडियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, और जब फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये अल्कली बनाते हैं। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, और फिर जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। गॉट इट? अब एसिडिक ऑक्साइड्स देख लेते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है कि जो मेटालिक रिएक्टर की तरफ लेफ़्ट साइड होती है, ठीक है, ये वाली, तो वहाँ पे क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है जी। अब हम एसिडिक ऑक्साइड्स डिस्कस कर लेते हैं।
एसिटिक ऑक्साइड्स। अच्छा, एसिटिक ऑक्साइड्स में देखें, हमने कहा था कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एसिटिक ऑक्साइड्स के अंदर। ये देखें, ठीक है, बेसिक से एसिटिक ऑक्साइड्स बनते हैं। अब एसिटिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एन एसिटिक ऑक्साइड्स इज एन ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन एसिड। नॉन मेटल, हमने कहा था ना कि मेटल बेसिक ऑक्साइड देते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं ये वाले, ये एसिटिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है जी। तो जो नॉन मेटल होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एसिटिक ऑक्साइड्स, ठीक है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमने ये भी कहा था कि जो होते हैं मेटल्स वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, और वो मेटल होते हैं, और जो आगे बेसिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटिक ऑक्साइड के अंदर, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देख लें कि ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिटिक ऑक्साइड्स, इट कैन रिएक्ट विद बेसिस, और बेस के साथ रिएक्ट भी करता है, ठीक है। ये देखिए P2O5, P2 अब देखें 15वां ग्रुप, ठीक है, और सल्फर जो है वो 16वां ग्रुप। तो ये क्या बनाते हैं, ये एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब रिएक्शन की तरफ देखें, P2O3 प्लस H2O, तो ये देखें फास्फोरिक एसिड बन गया, एसिटिक ऑक्साइड। इस तरह SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये देखिए H2SO3। उसके बाद देखिए अब नीचे वाली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड विद बेसिस। अब ये जो ऑक्साइड बन गए ना एसिटिक ऑक्साइड, जब क्योंकि एसिटिक ऑक्साइड्स हैं तो ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इस रिएक्शन को मैं ज़रा ना अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये वाली जो डायग्राम है थोड़ी सी पहले ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, बाद में इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब बेटा आपने जो है ना ये रिएक्शन को ज़रा गौर से आपने समझ लेना है, ठीक है। ये जो नीचे रिएक्शन दिए हुए हैं उसको आपने ज़रा गौर से समझ लेना है, ठीक है जी, ये वाले रिएक्शन को। अच्छा, SiO2 प्लस ये वाला 2NaOH के साथ रिएक्शन को आपको समझाता हूँ। किसके दरमियान में रिएक्शन है, SiO2 2Na। अच्छा, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें ज़रा गौर करें, SiO2 प्लस NaOH, ठीक है, ये वाला रिमूव कर देते हैं। फिर मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ NaOH, लिख दिया जी मैंने। अब यहाँ पे ज़रा नोटिस करना है आपने बेटा कि ये रिएक्शन होने वाला है कैसे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, प्रोडक्ट को इस कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखें कि यहाँ पे मैंने जो NaOH है ना, NaOH, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, इसको मैंने क्या किया है, 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो Na2 है, ये वाला Na2 जो है, Na2 ये, ठीक है, और इधर से एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन SiO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा SiO3। तो यहाँ पे पहले तो आ गया हमारे पास Na2, ठीक है, और SiO3, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से भी ले लिया तो ये बन गया Na2SiO3। अब यहाँ पे बाकी क्या बचा जिसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बाकी हमारे पास H2O बन गया, ठीक है जी। O को बड़ा लिखना है, O को बड़ा लिखना है। तो ये देखिए ये रिएक्शन हो गया जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, वो है P2O3 प्लस 6NaOH के दरमियान में रिएक्शन है, P2O3 प्लस 6NaOH के दरमियान में रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को आपने ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना है, रट्टा नहीं लगाना है। अच्छा, इस रिएक्शन को भी मैं ना जो है एक ट्रिक से आपको समझाना चाह रहा हूँ, और आपने उस ट्रिक को ना लाजमी जो है ना फॉलो अप कर लेना, ताकि किसी किस्म का कोई अबहाम ना रहे और रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से ना समझ सको, ठीक है। P2O3 प्लस 6NaOH के दरमियान में रिएक्शन को मैं समझाने लगा हूँ। अगर मैं इस 6Na को इस तरह लिख दूँ 2Na3, देखो ये जो 3 है, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6Na हो जाएगा ना, ठीक है, इस तरह से। और P2O3 गॉट इट। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ये OH, ये 6CO है 6CH है, 6CO है 6CH है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हाइड्रोजन भी 6 है ना, हाइड्रोजन भी 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है, तो अगर मैं 6 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दूँ 3 × 2 6 हो गया, और 3 यहाँ से ऑक्सीजन ले लूँ, सिर्फ 3 ऑक्सीजन ले लूँ, 3 ऑक्सीजन ले लिया, बाकी हमारे पास जो 3 ऑक्सीजन है वो इसके साथ मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो ट्रिक के साथ हमने याद कर लिया। अब तीसरा रिएक्शन देखें ज़रा,
तीसरा ये वाला रिएक्शन देखें, ये वाला रिएक्शन, ये किसके दरमियान में, ये तो बहुत ही आसान है यार। देखो Na2, चलो इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, SO2 + 2NaOH, ठीक है। यहाँ पे 2 सोडियम और 1 मैंने ऑक्सीजन ले लिया, और वो ऑक्सीजन जो है ना वो SO2 के साथ मिला, तो यहाँ पे आ गया Na2, ठीक है। और एक मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन ये वाला एक ऑक्सीजन SO2 को दे दिया, तो बन गया क्या, SO3 बन गया, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन दिया ना, तो बाकी हमारे पास वाटर बच गया, गॉट इट। बाकी क्या बच गया हमारे पास, वाटर बच गया, ठीक है। क्योंकि एक ऑक्सीजन बच गया था ना, 2 हाइड्रोजन बच गए थे, ये 2 हाइड्रोजन आ गए, और एक ऑक्सीजन बच गया था, और एक यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में अच्छा समझ लेते हैं, ठीक है। और ये वाली डायग्राम किधर गई, इसको तो मैंने साथ साथ लेके आना है। आजा भैया तू साथ, तू ना दूर हमसे हो, ठीक है बेटा जी। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इस डायग्राम को रीड कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चलें जी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है जी, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। दिस मीन दे हैव एबिलिटी टू बिहेव एज आइदर एन एसिड और बेस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये क्या चुप गया, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे भी हमने कहा था कि ये क्या होता है, बेसिक से फिर एम्फोटेरिक, फिर एस्टिक, फिर एस्टिक की तरफ मूव करता है। अब हम एम्फोटेरिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर but react with hydrochloric acid to form aluminium chloride, water and sodium hydroxide to form sodium aluminate and water। अब इस रिएक्शन को भी मैं गौर से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस रिएक्शन को पहले हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला रिएक्शन, ठीक है जी। Al2O3, ये 2 को पता नहीं क्या हो जाता है, 2 तो बहुत तंग करता है, ठीक है। प्लस 6HCl, और रिएक्शन को समझना आपने अच्छे तरीके से, ठीक है जी। रिएक्शन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटा कि इसमें 6 ही हाइड्रोजन है, 6 ही क्लोरीन है HCl के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस 6 को अलहदा कर लूँ, क्लोरीन को, ये क्लोरीन को मैं ऐसे लिख दूँ, अगर मैं क्लोरीन को ऐसे लिख दूँ, तो ये जो क्लोरीन है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2AlCl3 लिख सकते हैं ना। देखें, सॉरी Al कहाँ गया, सॉरी AlCl3, ठीक है बेटा। अब देखें कि ये हमारे पास 2 एल्युमिनियम है और 6 ही, देखो 2 × 3, 6 हमारे पास क्लोरीन आ गए, ठीक है बेटा। अब जो बाकी चीज़ बच गई है वो देखें, 6 हाइड्रोजन है प्लस 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है जी। 6 क्या है, हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन बच गए, ये वाले 3 ऑक्सीजन बच गए। तो इस 6 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 2, ठीक है। और 3 ऑक्सीजन, ये साथ 3 ऑक्सीजन, ये जो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ऑक्सीजन के साथ भी, तो इस रिएक्शन की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, ये वाला। इस रिएक्शन को ज़रा गौर कीजिएगा, Al2O3 प्लस NaOH, 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, NaOH को मैं 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब ज़रा गौर करना है आपने एक चीज़ को आपने गौर करना है ज़रा, कि यहाँ पे कितने सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, ठीक है जी, 2 ही सोडियम है ना यहाँ पे,
और 2 एल्युमिनियम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na2Al2 Al2 लिख लिया। ठीक है बेटा, अब हमने Na2Al2 लिख दिया, Na2 भी गया, Al2 भी गया। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है 2 और 5 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन हमारे पास है, 5 ऑक्सीजन। वैसे उसने बैलेंस नहीं की ये इक्वेशन, लेकिन हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अब देखें, नहीं इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा अब देखें कि हमने यहाँ पे 2 ये वाले ऑक्सीजन, ठीक है जी, 2 ये वाले ऑक्सीजन और 2 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से, सॉरी 2 यहाँ से लेंगे, ये तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि 2 हमने ये भी इस्तेमाल कर लिए, ये वाले भी 2 यहाँ से भी ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 2 4, 1 ऑक्सीजन बच गया और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन बच गए, जिसको मैं येलो से कह रहा हूँ। ये 2 हाइड्रोजन बच गए प्लस H2 और यहाँ से 1 ऑक्सीजन बच गया O। तो इस तरह से अब हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन, डोंट वरी, बैलेंस है इक्वेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 2 इस सब में से कॉमन ले लें, तो 2 सोडियम का गया, 2 एल्युमिनियम का गया और इसमें से भी 2 लें ऑक्सीजन में से, तो 2 यहाँ से गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको करते हैं रिमूव। ठीक है बेटा, और हम ऊपर वाली जो डायग्राम थी पहले वो तो नीचे लेके आए, वो तो हमारी हेल्प करेगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हो गए हमारे पास। ठीक है जी, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसकी, क्लोराइड की। क्लासिफिकेशन किसकी पढ़ेंगे, क्लोराइड की। और हमने क्लोराइड के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, देखें डायग्राम में, कि जो क्लोराइड होते हैं वो मेटल्स के मेटेलिक करैक्टर में वो आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं, फिर आगे वो ट्रेंड किस में कन्वर्ट होता रहता है, कोवलेंट के अंदर। ठीक है, तो क्लोरीन फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स नोन एज क्लोराइड। और ये क्लोराइड क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक बिहेवियर व्हेन वी ऐड देम इनटू वाटर रिजल्टिंग इन सोल्यूशन दैट कैन बी एसिडिक एंड न्यूट्रल। यानी कि जब क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो या तो वो सोल्यूशन बना के वो सोल्यूशन एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल। और हमने कहा था कि शुरू में जो मेटल्स होते हैं वो जो है ना वो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, बेसिक क्लोराइड आयनिक, फिर आगे वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, कोवलेंट के अंदर, और वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है कि जो न्यूट्रल क्लोराइड होते हैं वो साल्ट होते हैं, और जब उसको वाटर में ऐड करते हैं ना तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं जिसकी pH 7 होती है एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 3। जिस तरह सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, द सोल्यूशन फॉर्म कंटेन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड नेगेटिव क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर उसको कहेंगे कि वो हाइड्रेटेड आयंस, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उन सोडियम आयन को, क्लोराइड आयन को घेर लेगा। तो हम उसको जब वो घेरेगा तो उसको कहेंगे कि वो जो आयंस क्या हो गए, हाइड्रेटेड आयंस, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया ना। और ये प्रोसेस जो अमल कहलाएगा उसको कहेंगे हाइड्रेशन। ये ठीक है, जब हमने वाटर इसमें NaCl में डाला ना तो क्या हुआ कि एक्वस यानी कि वाटर ने सोडियम को घेर लिया, एक्वस यानी कि वाटर ने क्लोराइड आयन को घेर लिया। अब वाटर के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, ज़रा देखिएगा, H2O, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन है ना वो सोडियम आयंस को घेर लेंगे सारे, और जो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव है वो किसको घेर लेंगे, वो इसको घेर लेंगे। और ऑक्सीजन वाला किसको घेर लेगा, ऑक्सीजन वाला किसको घेर लेगा, वो सोडियम को घेर लेगा। तो इस तरह फिर हाइड्रेशन हो जाएगी। गॉट इट। अच्छा जी, अब हम मूव डाउन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ना क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये
क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट अभी रह गया कि हमने एसिटिक क्लोराइड को भी डिस्कस करना है। तो हमने पिछले पॉइंट को हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल क्लोराइड के अंदर, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो उसकी पीएच 7 थी, न्यूट्रल क्लोराइड था। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डाला, उसकी लगभग पीएच 6.5 थी। यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब हम एसिटिक क्लोराइड को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम एसिटिक क्लोराइड को डिस्कस कर लेते हैं, ये एसिटिक क्लोराइड, ठीक है। तो एसिटिक क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7 कॉल्ड एसिटिक क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम मूव करते हैं ना एल्यूमिनियम से सल्फर की तरफ, पीरियड 3, ये देखिए पीरियड 3, एल्यूमिनियम से सल्फर की तरफ जब मूव करते हैं तो क्या होता है कि क्लोराइड एसिटिक इन नेचर होते हैं। ये देखें क्लोराइड क्या होते हैं, एसिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और जब फिर एसिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यानी कि जब हम मूव करते हैं एल्यूमिनियम से सल्फर की तरफ पीरियड 3 में, क्लोराइड बिकम एसिटिक इन वाटर, दिस रिएक्शन विद वाटर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम आयन बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम आयन होते हैं गेट्स हाइड्रेटेड, पानी इसको घेर लेता है, एंड काज अ वाटर मॉलिक्यूल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन, दिस प्रोसेस मेक द सॉल्यूशन एसिटिक, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जब हम एल्यूमिनियम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो एल्यूमिनियम आयन Al पॉजिटिव 3 आयन बनेंगे, और वो फिर वाटर उसको घेर लेगा, और वाटर को क्या करेंगे वो कि वो रिलीज़ करे क्या, H पॉजिटिव आयन। या देखिए H पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है तो ये निशानी होती है एसिटिक की, और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और फिर वजह क्या बनेगी, जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होंगे तो सोल्यूशन एसिटिक हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को ज़रा आपने गौर से समझना, ये वाला रिएक्शन, इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसकी आपको समझ लग गई होगी। ये अब रिएक्शन में आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला किसके दरमियान में, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ले लिया, प्लस अब ये जो वाटर है ना इसको मैं 3 दफ़ा लिखने लगा हूँ, OH एंड OH। अब आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि अगर मैं ना इस एल्यूमिनियम को कलर चेंज कर लेते हैं, इस एल्यूमिनियम को 3 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करवा दूँ ऐसे, तो ये क्या बन गया, Al OH थ्राइस, ऐसे ही है ना, ये बाहर आना ब्रैकेट के, OH थ्राइस प्लस, अब बाकी क्या बचा हमारे पास 3, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, 3 हमारे पास हाइड्रोजन है और 3 Cl है, तो ये बन जाएगा 3HCl। गॉट इट। अब हम नीचे वाले रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है अपने अच्छे तरीके से। अब ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं, ये वाला नीचे वाला, ये तो बहुत ही आसान है यार, SiCl4 प्लस HOH ऐसे सेपरेट करके, ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना वो और यूज़ करूँगा मार्कर, ये वाले जो हैं ये Si और O2, ये क्या बन गया, ये बन गया SiO2। अच्छा बाकी पीछे क्या बच गया, 4 हाइड्रोजन बच गए, देखिए रेड वाले 4 हाइड्रोजन बच गए और 4 क्लोरीन बच गए, तो ये बन गया 4HCl। बाकी आपने नीचे फिजिकल स्टेट लिखनी है कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है, ये आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन लास्ट जो है वो कौन सा है, ये वाला, ये बहुत आसान है यार, PCl3 और वाटर को हम 3 दफ़ा लिख लेते हैं जी रेड से, H2O, ऐसे भी लिख लेते हैं वाटर को, HOH, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है, मैं क्या करने लगा हूँ कि ना 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, ये बन गया 3HCl, ठीक है बेटा। और बाकी हमारे पास क्या बचा, अब जो सर्कल किए वो तो 3HCl बन गए।
अब बाकी हमारे पास 3 हाइड्रोजन ये बच गए, ये वाले 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए, ठीक है, और एक पी बच गया ये वाला। तो ये बन गया H3, 3 हाइड्रोजन बच गए, एक पी बच गया था और 3 ऑक्सीजन बच गए। तो इस तरह फिर ये रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। अब हम क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है जी, पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कि ZnO जिंक ऑक्साइड react with HCl to give zinc chloride and with NaOH to give Na2 ZnO2 give equation and also predict the type of this oxide। यार जो ऑक्साइड की टाइप है ये तो आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो आनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए इसकी टाइप। अब सोचें भी ज़रा, ZnO का रिएक्शन पहले देख लेते हैं और इसकी ऑक्साइड की टाइप देख लेते हैं। तो ZnO का रिएक्शन किसके साथ देखना है भला, HCl के साथ। ZnO प्लस HCl के साथ रिएक्शन देखना है, ठीक है। अब देखें ज़रा कितना आसान है यार, ये ZnCl2 ये क्या बन गया, ZnCl2, ठीक है। बाकी क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये बच गया H2, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं NaOH के साथ भी। तो देखो खुद ही बता रहा है कि ZnO HCl के साथ रिएक्ट भी कर रहा है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। तो ये एम्फोटेरिक हो गया, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे वो एम्फोटेरिक होता है, खुद ही जवाब दे दिया उसने। अब हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ देख लेते हैं, ZnO का, ZnO प्लस NaOH 2 टाइम्स NaOH, प्रोडक्ट विल बी, देखें जी एक तो उसने प्रोडक्ट पहले बताया हुआ है, ये देख ये, ठीक है, कितनी आसानी कर रहा है हमारे लिए। Na2 ZnO2, बाकी वाटर ही बनेगा फिर, हाँ जी, H2O, ठीक है। तो फिर इक्वेशन भी होगी और प्रिडिक्ट क्या है कि ये एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये एम्फोटेरिक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो AlCl3 कहता है कि एस्टिक हैलाइड है लेकिन NaCl नहीं, क्यों। नेक्स्ट क्या है कि AlCl3 ऊपर हमने डिस्कस भी किया कि ये एस्टिक हैलाइड कैसे है, जबकि NaCl नॉट, ये हमने यार डिस्कस कर लिया हुआ है, ये रिएक्शन भी हमने कर लिया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड है NaCl स्ट्रॉन्ग एस्टिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक के साथ साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एस्टिक स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, यानी कि मतलब कि NaCl कैसे बनता है वो बताना चाह रहा है कि जो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये NaCl फिर बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिव और साथ क्या बन जाता है, वाटर प्लस NaCl, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, तो फिर ये न्यूट्रल होता है। और जो AlCl3 है वो एस्टिक है और NaCl न्यूट्रल है। ये AlCl3 का ऊपर रिएक्शन भी हमने किया हुआ है, ठीक है, वो आपने देख लेना गौर से, अच्छे तरीके से रिएक्शन को ओपन करके मैंने जो है ना वो आपके लिए करके दिखाया। अब नेक्स्ट सी देखें जी, प्रिडिक्ट PCl5 NCl3 एस्टिक या बेसिक। अच्छा तो सबसे पहले देख लेते हैं कि PCl5 क्या कह रहा है, पहले गौर करें क्वेश्चन में। प्रिडिक्ट वेदर क्लोराइड PCl5 NCl वुड बी एस्टिक या बेसिक, गिव रीज़न। ये तो देखना पड़ेगा। ये नॉन मेटल क्लोराइड है, वाटर में एसिड बनाता है, एसडी क्लोराइड होना चाहिए, जैसे 4H2O, ठीक है जी। इसको मैं लैदा भी लिख सकता हूँ वैसे, ठीक है। आपको ना इजी समझाने के लिए ना इसको मैं ओपन रिएक्शन करके लिखता हूँ ताकि आप रट्टा ना मारें यार। PCl5 तो H2O 4 दफ़ा, H2O 3 और ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें ना कि एक मैं कर रहा हूँ, एक ये हाइड्रोजन ले लिया और 4 ये ले लिए, ये क्या बन गया, ये बन गया 5, क्या बन गया ये 5HCl, कहाँ लिखूँ इधर लिखना 5HCl, ठीक है जी, 5HCl बन गया ना। अच्छा बाकी पीछे क्या बचा जी, 3 हमारे पास ये जो मैं
किससे रिप्रेजेंट करूँ, इससे 3 हमारे पास ये बच गए हाइड्रोजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन बच गए और 1 हमारे पास फास्फोरस बच गया। तो प्लस ये हमारे पास बन गया, इधर लिखता हूँ, H3 इसका रिमूव कर लो, H3PO3, ठीक है जी। तो इस तरह से फास्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास आ गया जी, ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ, ये तो एस्टी क्लोराइड हुआ ना, PCl4। अब हमने ट्रेंड भी पढ़ा था वो डायग्राम के अंदर कि शुरू में बेसिक फिर मूव करता है एस्टी की तरफ, एस्टी क्लोराइड की तरफ, ठीक है। अगर वो मैं डायग्राम आपको शो करवा दूँ तो आपके लिए आसानी होगी। ये साथ ही है बिल्कुल, ये देखें PCl5 कोवलेंट होता है और एस्टिक होता है, ये देखें, गॉट इट, समझ लग गई ना, ठीक है। अब आ जाए जी, NCl3 वुड बी एस्टिक और बेसिक गिव रीजन। अब इसके बारे में देख लेते हैं जी, ठीक है। अब देखें NCl3 में लेस एस्टिक और बेसिक टेंडेंसी होती है, नाइट्रोजन हैज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि बेसिक होगा ये, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो NaCl है ना, देखें यार बहुत इजी है कि जो है ना नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं। तो एन ये क्या होगा, बेसिक, और AlCl3 क्या होगा, और PCl5 क्या होगा, वो क्या होगा, एस्टिक। अच्छा जी, इज इट क्लियर। अच्छा, अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, SO2 और P2O5 किससे रिएक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये वाला, ये लास्ट वाला, किससे रिएक्ट, वुड SO2 P2O5 रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 और विद NOH, किसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये दोनों एस्टिक साइड है, सीधी सी बात है, ये देखो ऊपर भी देख लें, SO2 और P2O5, ये देख लें, SO2 सल्फर वाला है ना, तो ये फास्फोरस वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये क्या होते हैं, ये एस्टिक होते हैं, मतलब कि लेफ्ट से राइट एस्टिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक है जी। तो ये भी हमने देख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, लास्ट वाला, ये क्या है, हमने ये देख लिया एस्टिक करैक्टर। तो पहले SO2 + 2NaOH, अलग करके लिख लेता हूँ मैं इसको, Na 2 दफ़ा लिख लिया। अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि यहाँ से 2 सोडियम, ठीक है जी, और 1 ऑक्सीजन, ये मैंने इसके साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये बन गया Na2 बन गया। SO2 तो पहले ही था, 1 ऑक्सीजन भी ले लिया, ये देखें 1 ऑक्सीजन भी ले लिया, तो ये क्या बन गया, SO3। पीछे क्या बच गया, पीछे ये येलो वाला बच गया जी, ये क्या बच गया, H2O + H2O, ठीक है। अब हमने P2O5 का रिएक्शन देखना है और ये हमने पहले देख लिया हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, P2O5 + 6। अब आपने इसको खुद गौर करना ये कैसे बना, ठीक है। मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ, 2Na3SO3 + 3H2O, ठीक है जी, 3, ठीक है जी। तो ये जो है ना हो गया। अब कह रहे हैं कि HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता ये भी, क्योंकि ये कौन सा था, ये एस्टिक की नेचर था, तो ये बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एस्टिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नीचे जो है ना, ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो है वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इन ऑक्साइड एंड क्लोराइड, ये हमारा लास्ट रह गया है, हमने अब इसको रीड आउट करना है, ठीक है जी। और साथ ये टेबल भी आएगा, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से पहले, ठीक है। क्या रह गया, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन, देखेंगे हम इसकी, गॉट इट, इसकी हम वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर वैसे होता क्या है, पहले ये तो देखें,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर सोचे तो। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। पता क्या होती है? इट इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मालिक्यूल और आयन, यानी कि जो अपेरेंट चार्ज होता है ना किसी एटम के ऊपर, मालिक्यूल में या आयन में, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इट इज़ द चार्ज ऑन द आयन, आयन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर इट शो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एन एन एटम यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हम ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है एक एटम बॉन्ड बनाने में, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज इन अ मालिक्यूल और आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इसको। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? चार्ज जो कि एक आयन के ऊपर होता है। और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जितने मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा है एटम बॉन्ड बनाने में, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है इसका पीरियड में ट्रेंड, पीरियड के अंदर, यहाँ पे थर्ड पीरियड के अंदर, थर्ड पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड, ठीक है। अब इन द थर्ड पीरियड क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना एलिमेंट का इन ऑक्साइड या क्लोराइड, वो आमतौर पर पॉजिटिव होता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है वो पुल करते हैं टुवर्ड्स देमसेल्फ, अपनी अपनी तरफ उसको जो है ना क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो इसीलिए फिर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्साइड और क्लोराइड के अंदर वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ग्रुप नंबर भी, अक्सर जो ग्रुप नंबर होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ठीक है। अब ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव होता है, ये हमने डिस्कस किया ना अभी, ये ऑक्सीजन और क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये हमने ये भी देखा कि जो ग्रुप नंबर होता है ना वही जो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जिस तरह अगर पहला ग्रुप है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, चौथे का 4 होगा, पाँचवें का 5, इस तरह, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो कह रहा है कि इन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है, 1 से 6 तक, +1 से इन Na2 +6 इन सल्फर, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। और जो इन क्लोराइड के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर राइज होता है +1 क्लोराइड के अंदर, ये +1 से इन Na2 +5 इन फास्फोरस, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल में देखें, टेबल के अंदर देखें आप, इस टेबल को आपने नोटिस करना है, इस टेबल में कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, सॉरी, Na2 बेसिक ऑक्साइड, Na2 MgO भी बेसिक ऑक्साइड, तो Al2O3 एम्फोटेरिक, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सोडियम का +1 है। मैग्नीशियम का कितना है? Mg2 का +2 है। एल्युमिनियम का +3 है, ठीक है। और सिलिकॉन का SiO2 में कितना है? +4 है, ठीक है। इसको मैं निकालना सिखाता हूँ आपको, ताकि ना आपको ये निकालना भी आ रहा हो, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो कहता है कि लेट्स सपोज आप ना Al2O3 के अंदर ना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 और ऑक्सीजन यहाँ पे है कितने? 3 = 0, ठीक है बेटा। और एल्युमिनियम का वैसे निकालना है तो Al2 वैसे पीछे आ जाएगा। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 को -2 से आप मल्टीप्लाई करो तो जवाब कितना आता है? -6, -6 और 2Al वैसे ही आ जाएगा। और ये जो 6 है उधर जाके 0 की तरफ जाके ये क्या होगा? +6 का हो जाएगा। और ये जो 2 है, 2 को डिवाइड करो दोनों तरफ तो कितना आ गया? +4, प्लस का क्या आ गया? सॉरी, +4 कह रहा हूँ, +3 आ गया। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया,
कर लिया ना कैलकुलेट, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप सल्फ़र का वो कह रहा है कि SO3 में 6 होता है, इस तरह सल्फ़र का SO2 में 4 होता है, ये देखो 6 तक जा रहा है, वेरिएशन है ना, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इस तरह सोडियम का, अब क्लोराइड में देखें, सोडियम का, मैग्नीशियम का +2, एल्युमिनियम का +3, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है +4 क्लोराइड के अंदर, फास्फोरस का +5, फास्फोरस का PCl3 में निकालना, मैंने मेथड भी बता दिया, ठीक है। इस तरह जो है ना वो सल्फ़र का, सल्फ़र क्लोराइड में +2 होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ कि SO2 के अंदर ये वाला SO2 और SO3 के अंदर ऑक्सीडेशन जो नंबर है ना वो SO2 के अंदर +4 होता है और SO3 के अंदर +6 होता है। इसकी रीज़न सुन लें, कहता वाई डू सम एलिमेंट्स हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर। फास्फोरस और सल्फर जो है वो कैन यूज़ Mt3 ऑर्बिटल टू एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो इसलिए फिर वो उनको वो बनाते हैं, ज़्यादा बार बनाते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो हायर होती है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको बताता हूँ। सल्फर का जो वो डिस्कस कर रहा है, सल्फ़र का जो वो डिस्कस कर रहा है, सल्फ़र का देखें, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, फिर आ गए 3s1, 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, ठीक है। इस तरह 3dxy1, ठीक है। फिर 3dyz1, ठीक है। तो इधर देखें ज़रा, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 3dyz, ठीक है। अब देखिए बेटा, नोटिस करें तो यहाँ पे देखें, अगर दो, ये देखो ना जो हाफ फील्ड है, अगर दो ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। अगर ये 4 इस्तेमाल करेगा तो 4 होगी, ये अगर 2 इस्तेमाल करेगा तो 2 होगी, अगर 4 इस्तेमाल करेगा, एक ये भी तो 4 हो जाएगी। अगर ये वाला भी इस्तेमाल कर लेगा, ये एंड वाला भी, ये वाला भी, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 ऊपर वाले 3 नीचे वाले। तो अगर ये 6 के 6 इस्तेमाल कर लेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये कितने इस्तेमाल कर रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए कितने इस्तेमाल कर रहा है, फिर उस हिसाब से जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी ना वो वेरी भी कर सकती है, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने जो डिस्कस कर लिया। अब एक क्विक चेक के अंदर है ना एक हमारे पास और क्वेश्चन है, वो ज़रा आपने नोट्स करना नीचे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 SO3 हो गया, वाई सम P ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हो गया, ठीक है। ये सारे ही हो गए क्वेश्चन। अब किसी किस्म का और इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन हुआ या किसी किस्म का कोई और आपने इसमें पॉइंट समझना होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्योंकि मैंने हर चीज़ को क्लेरिफाई किया है, कोई चीज़ मैंने स्किप नहीं की। इवन के एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी आपको बताई हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो नॉलेज में इजाफा हो, कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।